हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7 का सिविक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है समानता के लिए महिला संघर्ष। ठीक है, हमने पिछले सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर अपलोड हुआ है सारा वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको क्लास 7 सिविक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि समानता के लिए यानी कि इक्वालिटी के लिए महिलाओं ने किस तरह से संघर्ष किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले की समाज की स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं को समाज में समानता नहीं मिलती थी, यानी कि उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलता था। उन्हें पुरुषों से हमेशा नीचे समझा जाता था। ठीक है, और अभी भी ऐसी अनइक्वालिटी बहुत सारे गाँवों में विद्यमान है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गाँव अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारी जगह अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को इक्वल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि महिलाओं ने अपनी समानता के लिए कैसे संघर्ष किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एक चार्ट आपको दिया गया है, एक सारणी दिया गया है। यहाँ एक सारणी यहाँ पे दिया गया है, कौन क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, खेती का काम कौन करता है, पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता है, और अस्पताल में मरीजों की देखभाल, दुकान चलाना, वैज्ञानिक का काम, ईंट भट्ठे पर काम करना, ये सारा काम कौन करता है। इसको आपको इसमें मतलब इसका चित्र बनाना है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चित्र बनाना है कि खेती का काम कौन करता है, यानी कि पुरुष करते हैं या फिर महिलाएं करती है। पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता है, अस्पताल में मरीजों की देखभाल कौन करता है, पुरुष या फिर महिला। तो आपको जो भी लगता है कि ये काम जो है पुरुष कर रहे हैं या फिर महिला करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये आपका बॉक्स दिया गया, इन सब में आपको पुरुष या फिर महिला का चित्र बनाना है। ठीक है, ऐसा एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा रही है शिक्षकों के द्वारा। अब इसके नीचे यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए, अब यहाँ पे एक और तालिका दिया गया, आप देख सकते हैं। इस तालिका में आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे खेती का काम कौन कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का काम कौन करते हैं, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, वैज्ञानिक का काम, दुकान चलाना, ईंट भट्ठे पर काम करना। देखिए, खेती का काम का अगर बात आए तो इसमें ज़्यादातर पुरुषों को ही गिना जाता है, महिलाओं को बहुत कम या फिर ना के बराबर गिना जाता है। पढ़ाने लिखाने का काम भी पुरुष भी करते हैं और कुछ महिलाएं भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब पहले के समाज में ऐसी चीज़ें विद्यमान थी, मतलब पहले समाज में ऐसी चीज़ें थी कि ये काम जो है ये बेसिकली पुरुष ही कर सकते हैं और ये काम महिलाएं ही कर सकती। जैसे कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल, जैसे कि नर्स वगैरह जो होती है, नर्स के रूप में हमेशा ज़्यादातर महिलाओं को ही देखा जाता है, पुरुषों को नर्स के रूप में नहीं देखा जाता। तो वैज्ञानिक का काम, इसमें ज़्यादातर पुरुषों को ही देखा जाता है कि वैज्ञानिक का काम जो है वो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं ऐसे काम नहीं कर सकती। दुकान चलाना, तो ऐसे काम भी पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं कर भी सकती है या फिर बहुत कम महिलाएं ऐसा काम कर सकती है। दुकान चलाना हो या फिर वैज्ञानिक का काम करना हो, पढ़ाने लिखाने का काम हो, तो ये सारा काम पुरुष करते हैं, ऐसा पहले के लोगों का मानना था। समाज की पहले ऐसी मान्यता थी, जब समाज में अनइक्वालिटी विद्यमान थी तो लोग जो है इस तरह की भावनाएं, इस तरह के मानसिकता वो रखते थे। इस तरह की स्टीरियोटाइप भावना उन लोगों के दिमाग में थी। तो समाज में इस तरह की स्टीरियोटाइप मानसिकता जो है विद्यमान थी। और ईंट के भट्ठे पर काम करना, तो ये ज़्यादातर कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया इस सारणी में, ये मैंने आपको पहले के समाज के अकॉर्डिंग ये बताया कि पहले लोग जो है ऐसा सोचते थे, क्योंकि समाज में पहले ऐसे ही मानसिकता के लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं में बहुत अंतर हुआ करता था, उनमें बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, देखिए, तो इस तालिका को हमने देखा कि पहले किस तरह से पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव किया जाता था, किस तरह से लोग ये मान लेते थे कि ये काम जो है, कोई भी पर्टिकुलर एक काम है उसको ये पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे कि खेती का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। पढ़ाने लिखाने का काम पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो इस तरह की भावना समाज में विद्यमान थी। अब इसके नीचे यहाँ पे क्या दिया है, देखिए, तो इस तरह से देखिए, ये एक रीता मैडम है, इनके क्लास में जो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे ने अपने अनुसार यहाँ पे सबके बारे में मतलब सबका चित्र बनाया कि जैसे खेती का काम पुरुष कर सकते हैं, तो 30 के 30 बच्चे ने सिर्फ पुरुष का ही चित्र बनाया। और शिक्षक का काम जो है वो पुरुष कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती है। तो 18 बच्चों ने पुरुष का चित्र बनाया और 12 बच्चों ने महिलाओं का चित्र बनाया। ठीक है, और ये नर्स का काम, देखिए, नर्स का काम यहाँ पे पुरुष नहीं कर सकते, यहाँ पे नर्स का काम महिलाएं ही करेगी। ठीक है, वैज्ञानिक का काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत महिलाएं भी कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती। एंड दुकानदार का काम जो है ये पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। फिर ईंट पे भट्टे पे अगर काम करना हो तो वो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट है जो कि बच्चों ने अपनी कक्षा में बनाए हैं।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस वगैरह है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप उसको उस पर अच्छे से ध्यान देके पढ़ सके, उसको याद रख सकें। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि बच्चों ने चित्रों को अपनी समझ के आधार पर बनाया है, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसान के रूप में भी पुरुषों को, नर्स के रूप में महिलाओं को एवं वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास तरह की कार्य जो है महिलाएं ही कर सकती हैं। ठीक है, ऊपर हमने जो सारणी देखा उसी सारणी के बारे में यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं ही अच्छी तरह से नर्स का काम कर सकती है और वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता था कि महिलाएं जो वो घर का काम करती है और घर का काम करना ये उनका स्वभाव है। मतलब कोई भी महिलाएं, किसी भी महिला का ये स्वभाव है कि वो घर का काम करे, परिवार का ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे। तो ये लोगों को लगता है, खासकर पुरुषों को, कि महिलाओं का ये तो स्वभाव ही है, घर का काम करना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, सबकी सेवा करना। ठीक है, तो इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है और इस प्रकार की धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की धारणाएं पहले ही समाज ने बना रखी है, खासकर पुरुषों ने महिलाओं के बारे में ऐसी धारणाएं बना रखी है कि कोई भी तकनीकी कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा पढ़ाने लिखाने वाला काम हो, वो महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भावना पहले के समाज में विद्यमान थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो किरण बेदी है, किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये किरण बेदी है। ठीक है, ये भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला ऑफिसर है जिनका नाम है किरण बेदी। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे, यहाँ पे 2 लड़कियां आपको दिख रही है। ये दोनों क्या है, नेवी इंडक्ट वुमेन पायलट्स, यानी थल सेना में ये दोनों लड़की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां जो ये पायलट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, यहाँ पे एनसीसी वाली ये लड़कियां हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे लड़कियां हर क्षेत्र में हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लड़कियों को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था और उनको वो सभी अधिकार नहीं मिल पाते थे जो अधिकार आज के ज़माने में आज की लड़कियों को मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे गांव, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कों और लड़कियों को समान नहीं माना जाता। अभी भी अनइक्वालिटी बहुत जगहों पे विद्यमान है। ठीक है, यानी कि अभी भी बहुत सारी जगहों पे अनइक्वालिटी उपस्थित है। वहाँ पे भी ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे अनइक्वालिटी है, वहाँ पे लड़की और लड़कों में बहुत भेदभाव होता है। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से लोग कतराते हैं, लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। गाँव वाले, समाज वाले या फिर परिवार वाले भी चाहते हैं कि लड़कियाँ बाहर जाकर नौकरी ना करें। हालांकि ये बहुत हद तक महिलाओं की स्थिति अब समाज में सुधर चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह अभी ऐसी है जहाँ पे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। अनइक्वालिटी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, हम मान लेते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के काम करने की योग्यताएं अलग अलग है, या यह फर्क केवल लड़का या लड़की होने से नहीं आता। यह इन बातों से तय होता है कि हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए कितना योग्य है। ठीक है, तो ये फ़र्क जो है, ये भेदभाव जो है, सिर्फ लड़का या लड़की होने से नहीं आता है, बल्कि हम लड़के और लड़कियों के काम से तय करते हैं कि कौन सा काम लड़के कर सकते हैं, कौन सा काम लड़की कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि ये आपके ख्याल से वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष कर सकते हैं क्या महिलाएं नहीं कर सकती, और जो काम आमतौर पर महिलाएं कर सकती है क्या पुरुष नहीं कर सकते। चर्चा करें, ऐसा बंटवारा क्यों है और इसका उनके जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। वैसे तो ये एक एक्टिविटी है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप जो अभी तक आपने पैराग्राफ पढ़ा इस चैप्टर में, उससे भी आप लिख सकते हैं। देखिए, आमतौर पर जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी काम पुरुष कर सकते हैं वो सारे काम महिलाएं कर सकती है, और जो काम महिलाएं कर सकती है वो पुरुष भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे समाज में खाना बनाना, घर का काम करना, ये सब लड़कियों का काम माना जाता है कि ये सारे काम लड़कियां ही करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे काम पुरुष नहीं कर सकते। और जैसे कि पढ़ाना लिखाना, गाड़ी चलाना या दुकान चलाना या फिर पायलट होना, किसी भी विभाग में नौकरी करना, ये सारा काम लड़कियां भी कर सकती, जो कि पुरुष करते थे। यानी कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, और जो काम महिलाएं करती है वो पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक लड़की है गुड़िया, गुड़िया नाम की एक लड़की है, उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। इस कहानी में क्या है कि गुड़िया जो है वो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसको पढ़ने नहीं भेजते थे। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने अपने माता पिता को घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर उसने पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र में, मतलब स्कूल गई और वहाँ पे उसने अपना नामांकन करा लिया, यानी कि एडमिशन करवा लिया। ठीक है, और यह केंद्र जो है लड़कियों की आवासीय विद्यालय है, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय,
मतलब वो जो स्कूल था ना वो एक क्या था, हॉस्टल था, और वहाँ पे वो रह गई पढ़ने के लिए। तो उसके माँ बाप को 2 दिन के बाद ये सूचना मिली कि मेरी बेटी ने स्कूल में एडमिशन करवा लिया है। जब उसके पिताजी उस स्कूल में गए उसको लाने के लिए तो वो वहाँ से नहीं आई, ठीक है। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो पढ़े लिखे, क्योंकि वो समाज की बंदिशों की चिंता करते थे। लेकिन गुड़िया इतनी ज़िद्दी थी कि उसके आगे एक ना चली, और इस तरह से गुड़िया के इस कदम से आस-पास के गाँव में शिक्षा के प्रति लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। यानी कि और बहुत सारे लोग जो है अपने बेटियों को, अपनी बच्चियों को वो स्कूल भेजने लगे, ठीक है। मतलब जब लोगों ने देखा कि एक लड़की पढ़ने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा मिली कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। दूसरी लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस बॉक्स में जो यहाँ पे दिया गया इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो जब भी किसानों की बात आती है तो हमारे मन में ये कभी नहीं आता कि किसान जो एक महिला भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मन में जो है हमेशा पुरुष की ही छवि बनती है कि अगर किसान है तो वो पुरुष ही होगा, महिलाएं नहीं हो सकती। महिलाओं की बस इतनी सी ही उनकी हैसियत होती है कि वो खेतों में हेल्पर का यानी सहायक का काम कर सकती है, जबकि भारत के 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती है। फिर भी उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो किसानों के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। तो पूजा नाम की लड़की है, इसकी कहानी यहाँ पे दी गई है। पूजा जिले के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची है। पूजा अपने गांव की हम उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उससे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटा कर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष लगातार वो मध्य विद्यालय जाती रही, और पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की, और अंततः उसके पिताजी मान गए और फिर उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसने अपनी मतलब वो चोरी छिपे वो विद्यालय जाती थी। घर का सारा काम करने के बाद वो स्कूल जाती थी, और उसके बाद उसने अपने पिताजी से जिद की कि नामांकन करवाना है, तो उसके पिताजी ने स्कूल में नामांकन करवा दिया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साहुब नाथ नाम की एक महिला है, जो कि 45 साल की एक महिला है। वह पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस चलाती है, और साहुब नाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्राओं से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? अगर आपको साहुब नाथ की कहानी जाननी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहानी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, ये साहुब नाथ की फ़ोटो है, जो कि भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर है, ठीक है। तो इस कहानी को जो आप पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कैसे इन्होंने इतनी दिक्कतों के बावजूद इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, और इनके पति ने इनके काम में बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। साहुब नाथ जब पहली बार बस चलाने के लिए गई थी तो इनसे कोई टिकट भी नहीं खरीदता था, ठीक है। और लोग मतलब महिला ड्राइवर को देखकर लोग बस से उतर जाते थे, टिकट नहीं खरीदते थे। तो इनके साहुब नाथ के बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया था, और इसको मतलब इस चीज़ से वो इतना दुखी हुई कि उन्होंने बहुत वो फूट कर रोने लगी, और उनके पति भी रोने लगे। दोनों खूब रोए थे, और उन्होंने अपने पति से रो कर कहा था कि मैं अब यह काम नहीं करूँगी। तो उनके पति ने कहा कि अगर इतनी तकलीफ़ है तुमको इस काम को करने में, तो इसको छोड़ दो, इस काम को मत करो। तो पर मेरी तो इच्छा है कि तुम वही करो जो आम तौर पर लोग नहीं किया करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके पति ने इनको कितना सपोर्ट किया इस काम को करने में। तो इनको अपने पति का सपोर्ट मिला, और साथ में इनके पास साहस भी बहुत है, इनके पास बहुत हिम्मत भी थी कि इन्होंने इस काम को जारी रखा, और आज के टाइम पे ये बहुत ही अच्छी बस महिला ड्राइवर है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़िया और पूजा की कहानी हमने पढ़ी। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि इसे पूरा करने के लिए क्या किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया। इन दोनों की कहानी हमने पढ़ी, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एंड अपने आसपास की कुछ महिलाओं से बात करके उनके अनुभव को लिखो। उन्होंने स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई की है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह का प्रोत्साहन मिला, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। ये एक तरह से एक्टिविटी है, ये आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ जानना चाहिए। तो ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ा, और ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये तो एक एक्टिविटी है, आपको खुद से करना है, ठीक है। एंड गुड़िया और पूजा के बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा है कि गुड़िया और पूजा की कहानी क्या थी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए, उन्होंने पढ़ने के लिए क्या क्या किया। और फिर हमने साहुब नाथ के बारे में भी पढ़ा। साहुब नाथ को बस चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई थी कठिनाइयाँ, क्योंकि वो एक महिला थी बस, इसीलिए उनको बस ड्राइवर बनने के लिए उनको इतनी सारी उनके सामने कठिनाइयाँ आई। लोग उनसे टिकट नहीं खरीदते थे, उनके बस में सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक महिला चालक थी, ठीक है। इसीलिए उनके बस में कोई भी सफ़र नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों ने जब देखा कि ये बहुत ही अच्छी बस ड्राइवर है, तो फिर धीरे धीरे लोग उनके बस में आने लगे, ठीक है, और यात्रा करने लगे। इसके बाद
यहाँ पे आप महिलाओं के आंदोलन देख सकते हैं। महिलाओं ने किस तरह से अपनी समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। देखिए, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक एवं स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, पहले तो महिला को ना तो स्कूल जाने दिया जाता था, ना वो साक्षर हो सकती थी। जब स्कूल ही नहीं जाएगी, शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेगी, तो वो साक्षर कहाँ से होगी। और ना ही उन्हें पहले वोट देने का अधिकार था, और ना ही कोई कानूनी हक था, ना ही उनको कोई स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह दी जाती थी। तो यह सुधार काफ़ी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छोड़ने की बदौलत हो पाया। जब महिलाओं ने अपनी समानता के लिए लड़ना शुरू किया, तब जाकर उनको ये सारे अधिकार मिल पाए हैं। नहीं तो ये सारे अधिकार पहले महिलाओं को नहीं थे। तो महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर एवं जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है, और विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ देख सकते हैं। तो कुछ फोटोज वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ। दहेज के खिलाफ भी कानून बना, और ये घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून बना, और भी बहुत सारे कानून बना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, इसको हमने पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे है, लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है, और महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 की दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इतना सारा भाग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दहेज के खिलाफ कानून कब बना, तो आपका आंसर होगा 1980 में। ठीक है, 1980 में महिलाओं ने दहेज के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़ा, और उसी टाइम ये जो है दहेज के खिलाफ कानून बना। ठीक है, तो ये आंदोलन किसने छेड़ा था? उन औरतों ने छेड़ा था जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को दहेज के कारण खोई थी। ठीक है, महिला समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया, और प्रताड़ित महिला व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कचहरी का दरवाजा खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज बड़ा मुद्दा बन गया, और समाचार पत्रों में भी खास बहस हुई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं ने लड़ के या आंदोलन वगैरह करके अपनी समानता को पाया। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी होती थी और ससुराल वाले इनसे दहेज की मांग करने लगते थे शादी के बाद। तो इसके बाद अगर लड़की के परिवार वाले दहेज नहीं दे पाते थे, तो लड़कियों को मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, या फिर फांसी पर लटका दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसी ही घटना पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से कानून बना तो इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना, ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज से संबंधित अपराध में संलिप्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये कविता दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है, ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है, आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया जमाना लाएंगी। ये महिलाओं के बारे में ये कविता लिखी गई है। फिर एक घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। घरेलू हिंसा के खिलाफ भी आंदोलन हुआ। अब घरेलू हिंसा क्या होता है, पहले इसको जरा समझिए। क्या आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है? प्रताड़ित होना यानी कि महिलाओं को जो है घरों में उनके पतियों, उनके सास, देवर, जेठानी या फिर मतलब ससुराल वाले में किसी के भी द्वारा महिलाओं को क्या किया जाता था, मारा पीटा जाता था। ठीक है, चाहे उसकी वजह जो भी हो, दहेज उसकी वजह हो या फिर कोई और वजह हो, महिलाओं को उनके ससुरालों में, उनके घरों में पतियों द्वारा या फिर उनके ससुराल वालों के द्वारा मारा पीटा जाता था, और पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो घरेलू हिंसा यही चीज़ होता है, मतलब घर में क्या होता था, घर में महिलाओं पर हिंसा होता था, तो इसको घरेलू हिंसा कहा जाता था। तो घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या रही है। इसको लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। तो घरेलू हिंसा का कानून 2006 में बना, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि ये दहेज के खिलाफ कानून कब बना, 1980 में। ठीक है, दहेज के खिलाफ कानून बना 1980 में, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना 2006 में। तो ये महिलाओं के घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। ठीक है, कानून क्यों बनाया गया, ताकि कोई भी महिलाओं के ऊपर उनके घर में शारीरिक या फिर मानसिक हिंसा ना कर सके, ना तो उनको शारीरिक कष्ट दिया जा सके और ना ही मानसिक कष्ट दिया जा सके। ठीक है, इसलिए ये कानून 2006 में बना। घरेलू हिंसा के उत्पीड़न का कानून 2006 में पारित हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे कि ये चिपको आंदोलन, शराब विरोधी कानून, ये सारे कानून बनाए गए। चिपको आंदोलन किस लिए था? चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाने के लिए ये कानून था, और शराब विरोधी आंदोलन, शराब के खिलाफ भी ये कानून बना था। ठीक है, लिंग जांच विरोधी आंदोलन, ये किस लिए बना था कि लोग क्या करते थे पहले कि जो भी महिलाएं गर्भवती होती थी उनको मतलब उनका जांच करवाया जाता था कि उनके पेट में लड़का है या फिर लड़की। अगर उनके पेट में लड़की होती थी तो लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था। ठीक है, कानून आया था बेटी बचाओ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इस तरह से महिलाओं ने अपने समानता के लिए, अपने अधिकार के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और तब जाके उनको ये सारी इक्वालिटी समाज में मिली। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न आते हैं। ये सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।